Hello, ladies and gentlemen. So today, in our current affairs session, we are going to talk about a very important topic, that is the economic challenges of Pakistan. स्टार्टिंग से जब से पाकिस्तान बना है, अयूब का थोड़ा सा दौर छोड़ के अयूब के दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, उसके बाद से हम देखते हैं कि देयर आर रिपीटेड साइकिल्स ऑफ बोन एंड बस्ट। एक 4-5 साल का ऐसा पीरियड आता है जहाँ पे हमारी इकोनॉमी ग्रो करना शुरू करती है, एक्सपैंड करना शुरू करती है, फिर उसके फौरन बाद ही हमारा कोलैप्स आ जाता है। हमारी इकोनॉमी जो है दैट इज नॉट ऑन अ सस्टेनेबल पाथ। तो आज हम बात करेंगे कि जी इसके पीछे मेन ऐसी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। फिर हम थोड़ा सा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे आएंगे कि किन बेसिस पे हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो मेजर की जाती है। फिर मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान के इकोनॉमिक सेक्टर का बताऊंगा कि कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं वो मिलके हमारा जीडीपी जो ना बनाते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि जो बच्चे इकोनॉमी का बैकग्राउंड रखते हैं उनके लिए तो इट वुड बी जस्ट लाइक अ पीस ऑफ अ केक। लेकिन जो बच्चे जैसे मैं खुद था अपने टाइम में, आई एम एन इंजीनियर, तो मुझे इकोनॉमी की कोई अलिफ बे भी इतनी अच्छी नहीं आती थी। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि पढ़ाया भी कुछ नहीं गया था। जिस एकेडमी में मैंने तैयारी की थी, उधर सिर्फ नोट्स चंद दे दिए गए थे कि जिनको पढ़ लेना, आप इकोनॉमी के नहीं हो, आपको ज्यादा नहीं जो ना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन आई वुड नॉट डू दैट थिंग विद यू। ये खतीजा ने और मैंने रात को स्लाइड्स जो ना बनाई हैं और काफी रिसर्च के बाद हम दोनों ने जूम पे मीटिंग करके इनको कंप्लीट किया है। आई होप दे वुड बी बेनिफिशियल टू यू। आई एम अगेन गोइंग टू रिपीट कि कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रखा करो। मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का पैटर्न ये है कि मैं क्वेश्चन आंसर सेशन एंड पे रखता हूँ। ठीक है, डू नॉट आस्क एनीथिंग इन द सेंटर और व्हेन द लेक्चर इज गोइंग ऑन। ठीक है जी। अब ये देखिए, आई टॉक्ड विद यू बिफोर द बिफोर इनिशिएटिंग माय लेक्चर कि मैंने आज इसको थोड़ा सा लेक्चर का पैटर्न चेंज किया है। ठीक है, पेपर देखें अब जी। 2019 का क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय पाकिस्तान, व्हाट रिकमेंडेशंस डू यू सजेस्ट टू डील विद दीज इश्यूज। बड़ा ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही वो पेट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है कि जी जो आपको ऊपर भी लेके जा सकता है और आपको लेके डूब भी सकता है। दो बातें मैंने की हैं। एक तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, आसान हो तो बच्चों को लगता है कि जी अब हमें ऊपर ले जाएगा, वी शुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। मैंने खुद ये क्वेश्चन अपने पेपर में 2019 में अटेम्प्ट किया था। अब ये इसमें मसला ये आता है कि इस तरह के जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना, वो फिर सब ने अटेम्प्ट किए होते हैं। अगर सेम ही बातें आप लोग लिखाओगे ना, आप सब जो बैच हो, आप लोगों का पेपर अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इट शुड स्टैंड आउट। पता चलना चाहिए कि जी आपको इकोनॉमी आपने तैयार की हुई है। क्योंकि जब देखें 16,000 बच्चों में से 14,000 बच्चे सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे। अटेम्प्ट जब कर रहे होंगे ना, तो फिर कंपटीशन भी उस तरह का ही हो जाएगा। डू नॉट थिंक कि जी आसान आ गया है तो आप उसको उसी तरह का लिखें, क्योंकि जो ना ये मुकाबला है, बच्चे मुकाबले का इम्तहान है, तो इसमें मुकाबला ही इसको समझो। इसी तरह जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये होता है कि मोस्टली बच्चे उसको अटेम्प्ट नहीं करते। फिर उसमें ये होता है कि उसमें उस लिहाज से कंपटीशन भी कम होता है, नंबर भी ज्यादा आते हैं। यही सीन होता है जी हमारा एब्स्ट्रैक्ट एसेस के साथ। वो जब उस पर जाएंगे तब उसकी बात करेंगे। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब देखें जी, दो मेजर डायमेंशन हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है, दूसरा वो पूछ रहा है जी रिकमेंडेशन क्या क्या है। ठीक हो गया। अच्छा, देखें, अब पेपर में आप लोगों ने सबसे पहले शुरू करना है अपना काम आउटलाइन से। है कि बच्चे क्या करते हैं, वो हमारा सन नहीं है, जो हमारा बैच है, उन आप सब ने पेपर से पहले आउटलाइन बना के आनी है अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले। ठीक है, आउटलाइन में सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आएगा। फिर आगे से देखें जरा, अब ये मैंने क्या किया है जी, सीइंग इकोनॉमी फ्रॉम हेड टू टेल, मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान। ये देखें जरा, माइनर डायमेंशन है हमारे क्वेश्चन की। क्वेश्चन में ये चीज उसने नहीं पूछी थी, लेकिन मसला ये है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बताए बगैर, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात किए बगैर, फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, इंटरेस्ट रेट, पब्लिक डेट की बात किए बगैर यू कैन नॉट एक्सप्लेन कि इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है। लेकिन स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कि हेडिंग नंबर 2 जो है ये हमारी माइनर डायमेंशन है। इसको मैं बताता हूँ कि इसकी इस पे पेजों के पेज नहीं ना वो भरने शुरू कर देना। इसका सिर्फ मैंने आगे मैं बता रहा हूँ कि मैंने पेपर का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, अगला जी, अब हमारा शुरू हो गया है मेन काम जो था हमारा। सॉरी, स्टिल मेन काम स्टार्ट नहीं हुआ। इकोनॉमिक सेक्टर्स,
जी हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे सेक्टर्स क्या क्या है। ये भी माइनर डायमेंशन है। मैं बताता हूँ इसको कैसे। मैंने देखा ना, मैंने आगे इसके बारे में एक वर्ड भी नहीं लिखा होगा। आगे देख लेना, हेडिंग नंबर 2 और 3 के बारे में मैंने एक पैराग्राफ तक नहीं लिखा होगा, एक लाइन तक नहीं लिखी होगी। मैंने इन चीजों को एक्सप्लेन किया होगा फ्लो चार्ट्स में और टेबल्स के फॉर्म में। ये भाई है जी आपकी अंदर की बात। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू दीज थिंग्स। ये अंदर की बात है जो मैंने आपको बताई है। हेडिंग नंबर 2 और हेडिंग नंबर 3 जो है, इनको आपकी क्योंकि माइनर डायमेंशंस हैं, तो इसको करना क्या है आपने, इसको करना आपने ये है कि इसको फ्लो चार्ट्स या इसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दो, या इसकी ना वो टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दे दो। अभी आगे जाके सब कुछ दिखाता भी हूँ। अभी हमारी चल रही है आउटलाइन। ठीक हो गया। आगे आता है जी हमारा आ, हाँ जी ठीक है, चैलेंजेस की भी मैंने साथ ही बात कर दी। अब देखें, अब क्योंकि हमारी इकोनॉमी के 3 मेजर सेक्टर्स हैं, हमारा प्राइमरी सेक्टर है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, हमारा टर्शरी सेक्टर है। इसीलिए मैंने उन तीनों को डिवाइड कर दिया है, उनके चैलेंजेस को भी उन्होंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है। हेडविंग्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब देखिए ये एक अट्रैक्टिव हेडिंग है। हेडविंग्स का मतलब जो है ना चैलेंजेस ही है, कोई और मतलब नहीं है। ठीक है। तो हर्डल्स जो हैं, हेडविंग्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सारे के सारे अब मैंने बात की है आगे से इंडस्ट्रियल सेक्टर के चैलेंजेस की। ये सब आगे अभी आगे मैं आई वुड एक्सप्लेन देम वन बाय वन। ठीक हो गया जी। आगे है हमारा हेडविंग्स ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है। वाटर शॉर्टेजेस, क्लाइमेट चेंज, लैक ऑफ मैकेनाइजेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। ये हमारे सारे हो गए जी चैलेंजेस एग्रीकल्चरल सेक्टर के। आगे आते हैं जी हेडविंग्स ऑफ सर्विसेज सेक्टर। ये सारे हैं हमारे हेडविंग्स, हमारे चैलेंजेस सर्विसेज सेक्टर के। देखिए जरा, अब मैंने किया क्या है, मैंने सबसे पहले बात की जी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की। सिर्फ मैं आगे आपको दिखाऊंगा, आई हैव जस्ट रिप्रेजेंटेड देम इन अ टेबल फॉर्म। आगे मैंने सेक्टर की बात की, मैंने उसको एक पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। आगे मैंने अभी जो मेन मेरा काम था, देखिए मैंने उस पर टाइम स्पेंड किया। मैंने एग्रीकल्चर के सेक्टर को जो है ना वो किया, सर्विसेज सेक्टर की बात की, और अपने हेडविंग जो है डिस्कस किए इंडस्ट्रियल सेक्टर की। अगला जी, अब मेजर जो मेरी दूसरी डायमेंशन थी, ये भी मेजर डायमेंशन है। फोकस रखो अपना उस बात पे, ये इसीलिए आज हमने ये इस तरह का लेक्चर जो है ना वो बनाया है। अच्छा जी, टर्निंग इकोनॉमिक हेडविंग्स टू टेल विंग्स। अट्रैक्टिव हेडिंग कुछ भी नहीं है इसमें। जिन बच्चों ने इस तरह लिखना है वो इस तरह लिख दें कि जी वे फॉरवर्ड, या सॉल्यूशंस टू एड्रेस द इशू, या रिकमेंडेशंस टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। मैंने इसको किस तरह लिखा जी, टर्निंग इकोनॉमिक हेडविंग्स टू टेल विंग्स। अब ये मुझे भी किसी ने नहीं बताया था कि अपने पेपर में इस तरह करना है, और मैं करके भी नहीं आया था। मैं भी रिकमेंडेशंस या वे फॉरवर्ड ही लेकर आया था। ठीक है। बट आई एम telling you these things, so I am expecting these things from you. ठीक है। क्योंकि मेरे पास उस तरह से इतनी प्रॉपर गाइडलाइन भी नहीं थी। वो बात की जो ना बात है, वो अलग जो ना वो डिस्कशन है। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब इस तरह की हेडिंग्स एग्जामिनर के सामने आएंगी ना, तो ऑटोमेटिकली उसने फैसिनेट होना ही होना है, उसने अट्रैक्ट होना ही होना है। ठीक है। अब आगे जी, ये क्योंकि हमारी मेजर डायमेंशन थी, तो जी इसका सारा मैंने जो है इसके ऊपर वो 10 रिकमेंडेशन दे दी। आउटलाइन हमारी कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि आउटलाइन मैंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बनाई है। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना वहां पे। ठीक है ना। ये मैंने इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव बनाई है क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं आपको हर तरह से उसकी जो ना वो बता दूं कि अगर वो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछ लेता है इकोनॉमी में, तो वो भी आपको आती हूँ। अगर स्पेसिफिकली वो इंडस्ट्री से पूछ लेता है, वो भी आती हूँ। अगर वो सिर्फ लिंक करता है उसको सर्विसेज से, वो भी आती हूँ। अगर सोल्यूशन देखो जरा, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 3-4 सोल्यूशन जो ना लिख देता, और वो जी आपसे पूछ लेता कि जी व्हाट रिकमेंडेशंस डू यू गिव टू ओवरकम द इकोनॉमिक कैओस इन पाकिस्तान, फिर तो जाना फंस जाना था ना कि 4-5 पॉइंट से कैसे जो ना उसको एक्सप्लेन करना था। ठीक है। तो बात करने का मकसद यहाँ पे ये है कि मैंने कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन खुद बनाई है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन वो पूछ लेता है ना, तो व्हाट यू हैव टू डू इज you simply have to write 3 economic challenges of agricultural sector, 3 economic challenges of industrial sector, and 2 of services sector, और फिर आपने 5 दे देनी है जी रिकमेंडेशन। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इतना ही टाइम बस होता है। अगर कोई बच्चा कहे ना कि मैं इस तरह की आउटलाइन के साथ पेपर पूरा अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो वो फिर सिर्फ उसका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। क्लियर है सब कुछ जी। अब हम आगे चलते हैं। योर आउटलाइन इज डन, एंड समझें कि जी योर हाफ वर्क इज डन। ठीक हो गया।
ये है जी आउटलाइन का मैजिक, ब्रेनस्टॉर्मिंग। यू हैव टू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग इन रफ। तो रफ में जो करनी है, बार बार हम कहते हैं उसको नीट में कर लो। बहरहाल ये कोई नई बात नहीं है। अब हम आगे चलते हैं जी। इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखना है। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने लगा हूँ कि जी इकोनॉमी आपकी होती क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने रेफरेंसिंग की हुई है। इन इकोनॉमी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ। इकोनॉमी इज अ मेजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ स्टेट। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज मतलब जीडीपी। कि आपका, देखिए इन चीजों की मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि जरूरत भी नहीं है। जो इकोनॉमी के हो उनको ऑलरेडी पता होंगी, जो इकोनॉमी के नहीं है वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा 4-4 5-5 साल की जो है डिग्री होती है इकोनॉमी पे। ठीक है, तो ये सिर्फ हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो देखेंगे, बाकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी डिटेल्स में हमने नहीं जाना। ठीक है, मैंने बताया कि इकोनॉमी इज अ मेजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्टेट। अब गुड्स और सर्विसेज क्या होती है। गुड्स देखें जी आपके क्या क्या आपकी कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। गुड्स प्रोड्यूस होने का मतलब है, देखिए आपकी एक्सपोर्ट्स क्या क्या है। ठीक है, आपकी इंटरनल जो इकोनॉमी है वो कितनी सेल्फ सस्टेनेबल है। गुड्स ये होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देखें, आपके मुल्क में कोई ऐसी चीज है जो प्रोड्यूस नहीं होती। हाईटेक गुड्स की अगर मैं बात करूं, बड़ी जो आ, वो मजे मजे के जो ना वो हाईटेक होते हैं, लाइक जो ना वो गाड़ियां ले लें। ठीक है ना, हाईटेक कार्स जो हैं वो आपके मुल्क में उस तरह से अभी नहीं बनती, तो वो गुड्स आपके मुल्क में प्रोड्यूस नहीं होते। आपकी इकोनॉमी उस लिहाज से सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, आप बाहर से इंपोर्ट करते हो। ठीक हो गया पॉइंट। दूसरा ये कि गुड्स प्रोड्यूस होने का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी में गुड्स किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखें, मैंने कहा कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस की बात यहाँ पे की जाती है। ठीक है, कि जितनी आपकी कंट्री की एक्सपोर्ट्स हैं उतनी ही आपकी कंट्री की इंपोर्ट्स हों। कि इसको फिर हम, अगर ये चीज हमारी अचीव हो जाए तो हमारा एक टर्म आगे यूज होगी, ट्रेड बैलेंस हमारा हो जाता है। ठीक हो गया। अगर इसका कोई ऊपर नीचे हो जाए ना, देखें ऊपर नीचे होने का मतलब ये है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा है वो अच्छी बात है, कि आप मुल्क से बाहर जो आपकी आप अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो ज्यादा है। वो क्या होगा कि जी ज़र मुबादला आपके मुल्क में वापस आएगा। ठीक है, डॉलर्स आएंगे आपके मुल्क में ना वो वापस, क्योंकि आप बेच रहे हो। लेकिन पाकिस्तान में क्या मसला है जी, हमारी एक्सपोर्ट्स तो ज्यादा नहीं होती, हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा होती हैं, कि हम बाहर से चीजें ज्यादा वो मंगवाते हैं। ठीक है, तो एनी हाउ ये तो एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था, इकोनॉमी होती क्या है। दूसरी बात मैंने बात की कि जी जो जीडीपी हम देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीडीपी का भी मतलब होता है कि गुड्स और सर्विसेज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। इकोनॉमी इज अ मेजर ऑफ योर जीडीपी। तो गुड्स तो हमने देख लिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टर्म में। अब सर्विसेज, अब जो है ना सर्विसेज क्या होती हैं। सर्विसेज भी इन अ सिमिलर वे आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं। सर्विसेज सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का, टर्शरी सेक्टर जो है। अब सर्विसेज कैसे जो है कंट्रीब्यूट करती हैं, मुझे भी ये बात अपने टाइम पे समझ नहीं आती होती थी। देखिए जरा, दो तीन छोटी छोटी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपकी बैंकिंग जो है वो आपकी सर्विस है, आपकी होटलिंग जो है वो आपकी सर्विस है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बाहर से आपके जो है ना वो टूरिस्ट आते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कोई एक ट्रैवलिंग कंपनी वो हायर जो ना करेंगे। ट्रैवलिंग कंपनी उनको क्या करेगी, उनको अपनी सर्विसेज देगी। वो ट्रैवलिंग कंपनी को जो ना पे जो ना करेंगे। ठीक है, ये मैं बाहर से बात कर रहा हूँ, ये मुल्क के अंदर भी होता है। ठीक है ना, तो बाहर से कोई फॉरेनर, कोई ट्रैवलर, कोई जो ना ट्रैवलर आया है, उसने आके जी कोई कंपनी जो है ना यहाँ पे हायर कर ली है। वो, अब वो कंपनी उसको सर्विसेज देगी, ही विल पे हिम बैक। ये हो गया जी हमारी सर्विसेज सेक्टर की कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। देखें आप, फॉरेन करेंसी तो पाकिस्तान में आई ना। लेट से कि जी अमेरिका से एक ट्रेवलिस्ट आया है, उसने यहाँ पे जी गिलगित बल्तिस्तान और सवात साइड पे जाना है। आके उसने यहाँ पे एक ट्रैवलिंग कंपनी है, वैसे मेरे अपने फ्रेंड की है, अपना ट्रिप फॉर एग्जांपल, उसने उसको जो ना उसकी सर्विसेज हायर की। अब होगा क्या, वो जो ना वो डॉलर्स जो बाहर से लेकर आया है, वो सबसे पहले तो एक्सचेंज जो ना कराएगा अपने मुल्क में। तो हमारे मुल्क में जो ना डॉलर्स आ गए ना, हमारे मुल्क की इकोनॉमी में जो ना कंट्रीब्यूशन हुई ना। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन होती है। अब जब वो होटलिंग में जो है ना जाएगा, होटल वगैरह जो है ना, वो होटल वगैरह के रूम में रहेगा, वो भी एक सर्विस है। होटल की जो कंपनी है वो उसको सर्विसेज दे रही है। ठीक है, तो ये सब कुछ इस तरह से होता है। इस तरह जो इंश्योरेंस कंपनीज आपकी होती हैं, बैंकिंग कंपनीज होती हैं, ये सब कुछ सर्विसेज होती हैं। आपकी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो भी एक सर्विस होती है। तो इस तरह से गुड्स और सर्विसेज का मेजर होता है। अब इंटरनेशनली अगर हम सर्विसेज देखें तो पाकिस्तान को हम कहते हैं पाकिस्तान इज अ ट्रांजिट इकोनॉमी।
ये पाकिस्तान अफगानिस्तान को पाथ देती है कि जी मेरे रास्ते से जो है ना गुजरो और इंडिया में अपने गुड्स या इंडिया से अपने जो आपकी इंपोर्ट्स हैं वो मंगवा लो। तो पाकिस्तान एक ट्रांजिट इकोनॉमी है, हम पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में देखते हैं। तो वो पाकिस्तान कर क्या रहा है, पाकिस्तान एक सर्विस दे रहा है दूसरे मुल्कों को, इन रिटर्न पाकिस्तान इज चार्जिंग समथिंग। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूट हो रहा है ना, पाकिस्तान के मुल्क में ना वो डॉलर्स आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, रुपया पैसा आ रहा है। तो ये इस तरह से होता है गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। ये हमारा बेसिक एबीसी थी इकोनॉमी की। आगे जी ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ हमारा इंट्रोडक्शन के रेफरेंसिंग है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे आपको स्पून फीडिंग काइंड ऑफ की भी है, लेकिन वी ऑलवेज से कि इसको खुद भी एक्सप्लोर करो, ठीक है। हर बच्चा अपने जो ना नए नए रेफरेंसेस निकाल के भेजा भी जो ना करे साथ, ठीक है। इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जी कंट्री की सोवरेनिटी में, कंट्री की सिक्योरिटी में, कंट्री की डिप्लोमेसी में, कंट्री की इवन इंडिपेंडेंस में। तो ये सब कुछ अगर हम इसे कंटेम्प्रेरी एरा में देखते हैं, तो कंटेम्प्रेरी एरा इज एन एरा ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए ना चाइना और यूएसए क्या जो ना आर्म्स लेके एक दूसरे के मुल्क में जो ना वो घुस गए हैं, उन्होंने आर्म्स अटैक कर दिए हैं एक दूसरे के ऊपर। नो, यूएसए एंड चाइना दे आर प्लेइंग द सैंक्शंस गेम। यूएसए ईरान, जिस कंट्री को जो ना तबाह करना है करंट एरा में, उसकी इकोनॉमी को जो ना हिट करो, उसकी इकोनॉमी तबाह कर दो, ठीक है। ये देखिए जरा पेपर पैटर्न में बात कर रहे हैं, तो ये बुलेट नंबर 4 देखें कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये रेफरेंसिंग दे के थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि बुलेट नंबर 2 में इंपॉर्टेंस जो ना डिस्कस कर दो इकोनॉमी की क्या है। पाकिस्तान की जरा पाकिस्तान पे उसको ले फौरन से, क्योंकि जो ना पाकिस्तान की बात आपने जो ना करनी है, पाकिस्तान की उसने पूछा है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक की बात करो। फिर जो चैलेंजेस आपने पीछे जो ना बात की है ना, उनको सिर्फ वर्ड बाय वर्ड बात कर जो कि जी एग्रीकल्चर सेक्टर में वाटर स्कार्सिटी चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज चैलेंज है, ठीक है। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं जी, ये देखिए जरा, अब ये वो चीज आ गई है जिसकी मैं बात कर रहा था कि अब ये है जी, ये आपकी हेडिंग नंबर 2 है, सीइंग इकोनॉमी फ्रॉम हेड टू टेल, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान। ये देखो इस तरह से जाना करना है इसको। मैं अपनी आपको पर्सनल एग्जांपल दूं कि मैंने इसको थोड़ा थोड़ा ना इनको लेके एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि मुझे इतना उस टाइम किसी ने नहीं समझाया था। ऑल्दो हो सकता था ये इस तरह, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक उस प्रोसेस से गुजरने के बाद ये चीज बता रहा हूँ कि इसको टेबल की फॉर्म में इस तरह से लिखा ना, कोई लाइन नहीं वहां पे लिखनी, दैट्स इट। अब ये थोड़ा थोड़ा इनको बस समझते जाना, कॉपी पेंसिल हाथ में है तो इनको लिखते जाना जी, फिस्कल डेफिसिट आपका क्या होता है। देखो जरा, टेबल इस तरह से बना के आना है। अब क्योंकि आपके पेपर्स होने हैं जाके फरवरी में, तो ये सब कुछ जो ये वाला सेकंड कॉलम है ना, ये चेंज होता रहता है। ये आपने जो ना वो चेंज कर लेने उस टाइम। बल्कि एंड पे जाके ना, जब हमारे पेपर्स करीब होंगे ना, उससे एक महीना पहले हम एक स्पेशल सेशन रखेंगे भी। टीचर से मेरी बात हो रही थी इस बात में, तो एक हम स्पेशल सेशन रखेंगे भी सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तान और करंट अफेयर्स का, जिसमें हम आपको अपडेटेड फैक्ट एंड फिगर्स देंगे, ठीक है। ये देखिए सोर्सेज, मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फर्स्ट क्वार्टरली रिपोर्ट, स्टेट बैंक की क्वार्टरली रिपोर्ट, तो ये अब मेरा ख्याल है सेकंड और थर्ड क्वार्टरली रिपोर्ट भी आ गई हुई है, क्योंकि हमारा फिजिकल ईयर खत्म होने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इस तरह आपने रेफरेंसिंग करनी है कि ऑथेंटिक सोर्सेस भी आपने बताए हो, ठीक हो गया। अब जरा थोड़ा थोड़ा ना इनका मैं आप लोगों को ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है ना, इनका समझते रहना, मेरे साथ रहना, ठीक है ना। नहीं कुछ समझ आती तो कॉपी पे लिख लो, बाद में मेरे से पूछ लेना, और इनको साथ साथ लिखते भी रहना, ये चीजें होती क्या है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है जी, डेट का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्बैलेंस, कि बैलेंस आपका नहीं कायम रहा। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है, देखो एक बात होती है कंट्री की रेवेन्यू जनरेशन, कि कंट्री में कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। रेवेन्यू के बहुत से सोर्स होते हैं, टैक्सेशन हमारा सोर्स है, हमारे जो बाहर से इंपोर्ट्स आती हैं उन पे जो ना वो कस्टम ड्यूटी जो हम पे करते हैं, वो हमारा रेवेन्यू सोर्स है, ठीक है ना। ऑल दीज थिंग्स जो है ना, टैक्सेशन होती है और नॉन टैक्सेशन, ये हमारे बेसिक दो रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं। फिजिकल डेफिसिट ये होता है कि गवर्नमेंट की जब स्पेंडिंग ज्यादा हो जाती है उसके रेवेन्यू जनरेशन की निस्बत, इतना पैसा आप जनरेट ही नहीं करते जितना आप खर्च करते हो। अपनी करंट जिंदगी में देखो, फिजिकल डेफिसिट का मतलब है कि आपकी इतनी तनख्वाह ही नहीं है जितना आप खर्च करते हो। तो जो ऊपर आप खर्च करते हो, जो आपकी तनख्वाह में से नहीं है, वो जो ना कहाँ से आता है, वो आता है जो ना वो कर्जे से। कर्जे ले लेके आप लोग स्पेंडिंग्स करना स्टार्ट कर देते हो अपने मुल्क में, फिर आपका फिजिकल डेफिसिट जो ना रहता है, और अभी ये 0.7% ऑफ जीडीपी है।
अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक फर्स्ट क्वार्टरली रिपोर्ट। ठीक है, इतना ही बस इसका आपने ज्यादा डिटेल में जाना। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? अभी पहले मैंने बात की कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस हो तो स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, मतलब क्या है, देखो जरा, कि जितने डॉलर्स की आप इंपोर्ट करते हो ना, उतने ही डॉलर्स की अगर आप एक्सपोर्ट कर दो ना, तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं जाना करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल से कि पाकिस्तान यूएसए से जो ना वो इंपोर्ट करता है 12 बिलियन डॉलर की। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट जो ना स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इनको लिख नहीं लेना। 12 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान इंपोर्ट करता है यूएसए से, उतनी ही पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट भी कर देता है, तो वो बैलेंस हो गया, कुछ पे नहीं होना करना पड़ता आपको। अगर तो एक मुल्क की एक्सपोर्ट्स कम हो जाए, एक मुल्क की इंपोर्ट ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, आपके मुल्क में ज्यादा गुड्स बाहर से आ रहे हैं, उतने आप बाहर भेज नहीं रहे, तो फिर आपका ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्बैलेंस हो जाता है, जो कि पाकिस्तान का भी 27% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, देखो मैंने इनको ना 27% ऑफ जीडीपी इनको एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी शो किया हुआ है, क्योंकि इनकी एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स जो होती हैं वो फिर डिफरेंट होती हैं। ठीक है ना, जीडीपी भी हमारा ऊपर नीचे होता रहता है, तो एनी हाउ इसको आप एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ही याद रख लें तो बेहतर है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता। 3 महीने बाद जो है ना 3% या 4% ऊपर हो जाएगा या जो है नीचे हो जाएगा, ऐसे ही होता है। और इसकी अगर आप डॉलर्स में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने बैठेंगे ना, तो वो फिर आपको इतने ज्यादा की याद रखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीबडी सो फॉर। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ, आप लोगों को समझना चाहिए कि जो मसले मसाइल मैंने अपनी इकोनॉमी के साथ फेस किए थे, अपनी इकोनॉमी तैयार करते हुए, वो आप लोगों को फेस ना करने पड़े। ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है जी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्बैलेंस, आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। ठीक है, जब आपका ट्रेड डेफिसिट होता है ना, आपका ऑटोमेटिकली करंट अकाउंट डेफिसिट भी हो जाता है। अब करंट अकाउंट में ना आपके मुल्क का वो अकाउंट होता है जहां पे ना आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में थोड़ा सा बताता हूँ क्या होते हैं। हमारे मुल्क में ना, मुल्क में कुछ बैरूनी करेंसियां प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि आपको पता है जो सारी ट्रेड होती है वो डॉलर्स में होती है। ठीक है ना, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हमारे मुल्क में होते हैं ना, वो हमारे किस अकाउंट में होते हैं? हमारे करंट अकाउंट में होते हैं। वहां पे हमने कहा वो डॉलर्स रखे होते हैं, और वो कंट्री की स्टेबिलिटी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो है करंट अकाउंट में अभी 8 बिलियन डॉलर्स मौजूद हैं, तो वो हमारा एक रिजर्व, एक बैकअप है। ठीक है ना, मैं अगर कहता हूँ कि 8 बिलियन डॉलर मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ गए हैं कि मेरी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, ट्रेड डेफिसिट आ गया, तो फिर मैं क्या जो है ना करूंगा, जाहिर इंपोर्ट्स तो मैंने जो है ना बाहर से जो है ना करनी है, अपने लोगों को जो है ना फैसिलिटीज तो देनी है, जो वो गुड्स मुल्क में यूज होते हैं उनको तो यूज करना है। तो मैंने जो इंपोर्ट्स बाहर से की हैं, उनकी मैं पेमेंट कहाँ से जो है ना करूंगा? अपने करंट अकाउंट डेफिसिट से, अपने जो है ना वो करंट अकाउंट से। ठीक है, अपने करंट अकाउंट में जो मैंने बैकअप रखा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल आप समझें कि आपके 2 अकाउंट्स हैं। एक अकाउंट में आपने वो चीजें रखी हुई हैं, वो पैसा रखा हुआ है जो आप डेली स्पेंड कर देते हो। ठीक है ना, जिससे आपका एक महीने का जो है ना खर्चा जो है ना वो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है ना फ्रूट लेने जाना है, तो वहां से जो है ना 1000 रुपया निकलवाया। अगर कोई जो है ना ग्रोसरी करने जाना है, तो वहां से पैसे निकलवाए। वो आपका सेविंग नहीं है। एक आपका दूसरा अकाउंट में जहाँ पे आपने सेविंग रखी हुई है कि कभी जरूरत मेरे पास जो है ना पड़ जाए, तो मैं अपने इस अकाउंट से पैसे निकलवाऊंगा। ठीक है, तो वो हमारे मुल्क का जो है ना होता है करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में जब हमारे पास देखो अब ट्रेड डेफिसिट हो गया कि एक्सपोर्ट्स जो हैं उनकी कीमत कम हो गई, एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर ही नहीं रहे, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई, इंपोर्ट्स हमारी ज्यादा हो गई। तो हुआ क्या कि जी जाहिर है अब जो ऊपर पैसा पे करना है, वो आप फिर अपने करंट अकाउंट से निकलवाते हो। ठीक है, अभी रिसेंटली हमने देखा है जी करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस। सरप्लस का मतलब ये है कि जी हमारा जितना पैसा होना चाहिए था एस्टिमेट, उससे एक्सेस हमारे करंट अकाउंट में आ गया था। ठीक है ना, तो वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि हमने अपनी अभी इमरान खान ने आते साथ ही क्या किया था, इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ने ट्रेड बैलेंस अचीव करने की कोशिश की थी। ठीक है ना, तो मैं बता रहा हूँ ये ट्रेड बैलेंस एक हेल्दी इकोनॉमी की वो होती है, एक हेल्दी इकोनॉमी का इंडिकेटर होता है। अगर एक्सपोर्ट्स ऊपर जाना वो चली जाती है ना, तो आपके मुल्क के लिए जो ना वो फायदेमंद ही है। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो ना वो बैलेंस ही होना है, लेकिन नेगेटिव में कब जाता है? नेगेटिव में तब जाता है जबकि आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाए, इंपोर्ट ज्यादा हो जाए। ठीक है,
होप ऑल ऑफ दीज मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दे आर क्लियर टू यू। पब्लिक डेट की बात मैं करता हूँ कि जी जब आपके पास फिस्कल डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिर आप क्या करते हो, आप कर्जा लेते हो। कर्जा लेके अब हमारा जो पब्लिक डेट है वो 83% है। कर्जा लेके आप उसको इंटरेस्ट पे जो ना पे करते हो। सस्टेनेबल वे तो ना हुआ ना, कर्जा आपने ले लिया, आपने जो कर्जा लेके अपने वो फिस्कल डेफिसिट था उसको ओवरकम करने की कोशिश की, अपनी जो ट्रेड डेफिसिट ओवरकम करने की कोशिश की, अपना करंट अकाउंट को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आए। उससे क्या हुआ कि जी आपकी फिर एक नॉन सस्टेनेबल ग्रोथ ही हुई है कि वक्ती तौर पे जो है ना कर्जा ले लिया लेकिन उसको सूद समेत वापस करना है। इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट एक ये ऐसी चीज है कि जो कि आपका इकोनॉमी वाले बच्चे अच्छे से जानते होंगे कि जो ना एक नेशनल इंटरेस्ट रेट भी होता है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट भी होता है। एक तो वो है ना जो कि आपने बाहर से जो है ना वो कर्जा लिया है और उस कर्जे उन डॉलर्स पे आपने जो है ना सूद देना है। एक ये होता है कि अगर आप अपने किसी मुल्क के बैंक से जो ना वो बोरो कर रहे हो ना, वहां पर भी आपने वापस देते हुए इंटरेस्ट देना होता है। कहते हैं ना कि पाकिस्तान का सारा सिस्टम ही सूद पे जो है बेस करता है, तो ये चीज है। अगर आप दुबई या किसी बाकी किसी मुस्लिम मुल्क का तो मुझे नहीं पता, लेकिन दुबई में है आप जो डोमेस्टिक बोरोइंग आपकी होती है ना वो इंटरेस्ट पे आपने वापस नहीं करना होता। अब ये कामयाब जवान प्रोग्राम देखें, ये क्या है, इमरान खान ये कहता है ना कि हम इंटरेस्ट लो इंटरेस्ट पे हम जो है ना जवानों को जो है ना कर्जा देंगे, और कुछ ऐसा होगा कि जिन पे आपको इंटरेस्ट ही नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होना आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता, बोरोइंग आपकी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखें जरा, मैंने कोई जना कारोबार स्टार्ट करना है, मेरे पास सरमाया नहीं है, मेरे पास सरमाया नहीं है, मैंने कोई कारोबार शुरू करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके जो ना अपने बैंक से लोन लूंगा। बैंक से अगर मैं लोन लूंगा तो बैंक मुझे कहता है कि तुमने मुझे 13% सूद के साथ ये पैसे वापस करने हैं। तो मैं क्या जो ना कहूंगा, मैं कहूंगा वो नहीं भाई, रखो अपने पैसे अपने पास, जो ना मेरा कारोबार शायद जो ना चले या ना जो ना चले, तो मैंने कहा से तुम लोग को 13% सूद के साथ जो ना वो वापस करना है। ठीक है, तो इस तरह से बोरोइंग कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। मैंने अगर बैंक से लोन लेना था तो मैंने लेके अपने कारोबार में इन्वेस्ट करना था, मैंने अपने कारोबार में इन्वेस्ट करना था, तो मेरे साथ 7 8 9 लोग और उनको रोजगार जो है ना वो मिलना था। तो इस तरह से आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। वो किस रेट के साथ महंगी हो रही है, महंगाई किस रेट से बढ़ रही है। इन्फ्लेशन आपके मुल्क में 12% है, इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो कंजम्पशन कम हो जाती है। एक बंदा जो महीने के 20,000 या चले 10,000 जो ना कमाता है, इतनी महंगी चीजें हो गई हैं तो उसने जो है ना वो जो ना कहाँ से जो ना खरीदनी है। जब खरीदेगा नहीं जो ना कंजम्पशन कम होना शुरू हो जाएगी, कंजम्पशन कम होना शुरू हो जाएगी तो उसकी प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगी। होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ये मैंने काफी डिटेल में जाके आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, इतना डिटेल में आप लोगों ने नहीं जाना, सिर्फ आप लोगों को एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगला हमारा है जी पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, पाकिस्तान के इकोनॉमिक सेक्टर्स, कि हमारे जीडीपी में हमारे इकोनॉमी को बनाने वाले सब सेक्टर्स कौन कौन से हैं। 3 सेक्टर्स हैं जी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। ठीक होगी बात। आप जो देखें ये 19% कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी में हमारा एग्रीकल्चर, शोबाए ज़राअत, एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, 21% कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। 60% कंट्रीब्यूशन होती है हमारी इकोनॉमी में, हमारी मईशत में सर्विसेज सेक्टर की। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, फिर बताता हूँ कि क्या क्या इनके चैलेंजेस हैं। इनकी मजीद डिटेल में नहीं जाना, कह रहा हूँ डिटेल में जाओगे तो फंस जाओगे। आगे आपको पता है एग्रीकल्चर के भी सब सेक्टर है, लाइफ स्टॉक है, वो फॉरेस्ट्री है, वो फिशरीज है, मेजर क्रॉप्स हैं, माइनर क्रॉप्स हैं। इंडस्ट्री के भी सब सेक्टर हैं, एलएसएम्स हैं, एसएमईज हैं, इन अ सिमिलर वे सर्विसेज के भी सब सेक्टर हैं, बैंकिंग है, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है। डिटेल में नहीं जाना, सीएसएस के लिए इतना आप लोगों को इनफ है। इकोनॉमी में की इतनी डिटेल में जाना चाहोगे तो फिर इकोनॉमी का भी 4 साल का एक कोर्स है पूरा। ठीक हो क्या। तो ये 3 आपके सेक्टर्स हैं। देखिए अब बात को समझें कि मैंने भी उसको नहीं, अपनी माइनर हेडिंग को नहीं एक्सप्लेन किया आप लोगों के सामने, ये इस फॉर्म में लेकर आने का मकसद ही ये था कि उसको सीखो, कि मैंने नहीं उसको एक्सप्लेन, मैंने कि यहाँ पे कोई ना वो पैराग्राफ लिखा है कि इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री एंड ये वो, मैंने नहीं लिखा। मैंने सिर्फ उसको एक पाई चार्ट की फॉर्म में बना के
वहां पे रख दिया है उसके सामने कि भाई ये हैं, ठीक हो गया। अब आ गया जी हमारा मेन काम। अब मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है जी इंडस्ट्रियल सेक्टर से, क्योंकि एक मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करती है उसकी सनत, उसकी इंडस्ट्री। हमारे मुल्क में वही जो है ना उसकी कंट्रीब्यूशन देखे हैं जरा जरा, सबसे कम है उसकी कंट्रीब्यूशन, सॉरी जो है सेकंड नंबर पे आती है उसकी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है हमारे मुल्क के लिए, हमारी मुल्क की इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई ही नहीं। हम चैलेंजेस की बात करते हैं जी, सबसे पहला जी एनर्जी क्राइसिस एंड इम्बैलेंस्ड एनर्जी मिक्स एंड टॉवरिंग प्राइसेस। अच्छा, देखिए जरा आप, अब यहाँ पे बात होने लगी है जी एनर्जी क्राइसिस। जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, एनर्जी क्राइसिस की हम वहां बात करते हैं, इंडस्ट्री हैज virtually held hostage by एनर्जी क्राइसिस। या तो आपके पास एनर्जी की शॉर्टेज है, या तो उसकी टॉवरिंग प्राइसेस हैं, उसकी प्राइसेस ही इतनी ज्यादा हैं कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अफोर्ड ही नहीं होने कर सकती। यहाँ मैंने बात की ना इम्बैलेंस्ड एनर्जी मिक्स की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, इसको जरा ध्यान से समझो। एनर्जी मिक्स का मतलब होता है कि आपकी एनर्जी किन सोर्सेज से आती है, ठीक हो गया। हमारी एनर्जी आती है जी जो ना 70% हमारी एनर्जी आती है जो ना इम्पोर्टेड ऑयल से। यहाँ पे हो क्या रहा है जी, जरा बुलेट नंबर 2 पे जो ना गौर करें, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस रिसोर्सेज के। हमारे जो इंडिजीनियस रिसोर्सेज हैं लाइक थर कोल और ये वो, उनको प्रॉपर्टी हमने उस तरह से एक्सप्लोर ही नहीं किया, ठीक है ना। अब उन पे सीपेक के बाद काम होना स्टार्ट हुआ है, तो लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद से हमने अपने जो मुल्क के रिसोर्सेज है ना उनको यूज नहीं किया। बाहर से हम जो ना 70% जो ना वो महंगे तेल वो इंपोर्ट करते हैं, ऑयल और गैस मिडल ईस्ट से। इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं जी, उनको अपनी एनर्जी के लिए यूज करते हैं। ये मेरी एक कुलीग से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन हुआ था कि व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कह रही थी, तो ये नहीं, इसका जो है ना थर्मल एनर्जी है, ठीक है ना। अब देखो एनर्जी के बहुत सोर्सेज होते हैं, हाइड्रल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, वेव एनर्जी है, वो टाइडल एनर्जी है। ये सब कुछ हमने नहीं एक्सप्लोर किया। हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिपेंड करते हैं जी वो थर्मल एनर्जी पे। थर्मल एनर्जी भी हम क्या करते हैं जी, बाहर से जो हमारे तेल आते हैं उनके थ्रू हम उनको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, ठीक हो गया। फिर देखें जी उसकी वजह से क्या होता है, देखिए जरा बात की सेंस बनाएं, बात की रेलिवेंस बनाएं, बात को समझें कि बाहर से अगर आते हैं तो उसका हमने पे करना होता है, वो हमारी इंपोर्ट में ऐड हो रहा है, हमारे इंपोर्ट बिल में वो चीज ऐड हो रही है, ठीक हो गया। उसकी जगह फिर हमारा उसको बैलेंस करने के लिए एक्सपोर्ट्स उतनी है नहीं, मसला हो गया ना। ऑटोमेटिकली आपका जो है ना फिर ट्रेड डेफिसिट होगा, फिर ट्रेड डेफिसिट होने के बाद जो है ना वो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। क्लियर? तो इसकी वजह से जो है ना हमारी एनर्जी बड़ी एक्सपेंसिव है। जब इतने महंगे जो है ना वो डॉलर्स उनको दे के वहां से खरीद रहे हो, फिर जाहिर है जो ना एनर्जी की प्राइस भी जो है ना वो महंगी होगी। फिर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं वो भी ये कहेंगी कि बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी है, इतना जो ना बिल हम पे ही नहीं जो ना कर सकते, ठीक है। ये देखें वर्ल्ड बैंक का मैंने यहाँ पे जो ना वो फैक्ट्स एंड फिगर्स में से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कोट की है। एस्टिमेटेड 80 बिलियन लॉस टू इकोनॉमी ड्यू टू इनएफिशिएंट पावर सेक्टर। अपने पावर सेक्टर को ही सही कर लो तो 18 बिलियन का लॉस ना हो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनर्जी क्राइसिस। नेक्स्ट है जी डिटीरियोरेटिंग एलएसएम्स। एलएसएम्स अब देखो ये जो है ना सब सेक्टर है हमारी, किसका जो है ना वो सब सेक्टर है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का सब सेक्टर है। एलएसएम स्टैंड्स फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो बड़ी बड़ी जो है ना वो गाड़ियां बनती हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनता है। वैसे तो पाकिस्तान में बनता ही नहीं बहुत ज्यादा, अगर बनता भी है तो हमारी जो एलएसएम्स हैं वो अब डिटीरियोरेट कर रही हैं, किसकी वजह से? एक्सपेंसिव एनर्जी की वजह से। लिंक कर दो उसको ऊपर वाले पैराग्राफ के साथ। इसी तरह ऐसे में आप लोगों ने जो करना होता है, हर ऊपर नीचे वाले पैराग्राफ को आपने इंटरलिंक किया होता है, ठीक है। एंड इग्नोर्ड एसएमईज। एसएमईज अब होती हैं स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस फॉर एग्जांपल देखें, कोई बंदा उठ के, फॉर एग्जांपल मैं उठ के कहीं पे कोई जो है छोटा सा जो है कारोबार स्टार्ट करता हूँ, आई बिलोंग टू सियालकोट, तो मैं एक फुटबॉल्स का अपना जो है ना वो अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करता हूँ। वो अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो अब एक एसएमई है, तो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है। मेरे साथ फिर अगर मेरा बिजनेस एक्सपैंड करता जाता है, वो फिर स्मॉल से मीडियम जो है ना वो बन जाती है, ठीक है। एक मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होने के लिए एसएमईज हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, एसएमईज पे फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो छोटे छोटे जो है ना वो जो है ना 2-3 लोग उठ के अपना स्टार्टअप जो है ना करते हैं, उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता,
ठीक है ना। तो वो क्या हो रहा होता है, हम एसएमईज पे हमारे पे फोकस ही नहीं, ठीक है। तो एसएमईज पे फोकस ना होने की वजह से भी बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी को बहुत ज्यादा जो ना वो लॉसेस हो रहे हैं, ब्रेन ड्रेन है एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। ये हेडिंग की आपकी जस्टिफिकेशन ये होंगी। अब यहाँ मैंने ये 1QFY119 का मतलब है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 19, FY फिस्कल ईयर 19, ठीक है। एसबीपीज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट मैंने यहाँ पे कोट की है कि इट शोज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ एलएसएम बाय 5.9%। पहला तो आपके पास है ही नहीं, अगर हैं भी हैं तो उनके अंदर नेगेटिव वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई है। एलएसएम जो है ना वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स बंद होना शुरू हो गई। सीपीआई इनहांस्ड बाय 11.5%। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये भी आपकी इन्फ्लेशन ही एक तरह की होती है कि एक बकेट जो होती है ना वो गुड्स की, उसकी प्राइस क्या है, ठीक है। ये इकोनॉमी की टर्म्स हैं, यू पीपल माइट गेट कंफ्यूज्ड विद देम। तो ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस तरह की चीजें, ये 1QFY19 एसबीपीज रिपोर्ट, इस तरह की बातें, ये सीपीआई, अगर आप इकोनॉमी में कोट करते हैं। मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का जो है ना वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। मैंने खुद भी ऑल्दो इस तरह का अटेम्प्ट नहीं किया था, लेकिन मेरा फर्ज है अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को सिखाना। तो ये इकोनॉमी की टर्म्स हैं, ये आप लोग में से जो बच्चा यूज कर लेगा, जिसको समझ आ गई है, तो भाई वो फिर मैक्सिमम नंबर जो है ना ले जाएगा, ठीक हो गया। सीपीआई होता है जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कि आपके मुल्क में एक बास्केट ऑफ गुड्स जो है, अब बास्केट ऑफ गुड्स में सोचने नहीं बैठ जाना कि जी एक टोकरी के अंदर में कौन से जो है गुड्स ला के रखूँ, ये एक जेनेरिक टर्म है, ठीक है। उसका मैयर क्या है, जाहिर है जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ज्यादा है, आपके मुल्क में एक बास्केट ऑफ गुड्स की प्राइस ज्यादा हो गई है, तो आपकी इन्फ्लेशन हो रही है, आपकी महंगाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बेशक आप इन्फ्लेशन ही कोट कर लें। अगला जी हमारा इंडस्ट्री में क्या एक मसला है कि जी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं हम लेकर आए, कोई इनोवेशन ही हमने नहीं की। जो अयूब के दौर में इंडस्ट्री लग गई थी उसी को हम अभी तक जो है ना वो घसीटते आए हैं। इसी वजह से क्या हमारा होता है कि हमारी जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स है ना, आप देखिए जरा दुनिया इस तरह की चीजें एक्सपोर्ट करना के मतलब चावल एक्सपोर्ट कर लिए और इस तरह की चीजें जो कि हमारी एक्सपोर्ट, हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स है क्या क्या, मतलब चावल हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लोर है, कुछ वेजिटेबल्स हैं और कुछ थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं कॉटन गुड्स हैं, ठीक है ना, ये हैं। हाईटेक एक्सपोर्ट्स तो हमारी हैं ही नहीं। सुना है कभी कि पाकिस्तान की जो है ना वो एसी कहीं यूज हो रहे हो, पाकिस्तान की जो है ना वॉशिंग मशीन्स कहीं जो है ना दुनिया में नाम हो। जापान का तो हम सुनते हैं ना, किसी जापान की जो है ना वो गाड़ियां हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी हम सुनते हैं कि जी इम्पोर्टेड ये एसी है। पाकिस्तान का कहीं कोई नाम ही नहीं है। क्यों नाम नहीं है? क्योंकि हमने कोई टेक्नोलॉजी, कोई इनोवेशन अपनी इंडस्ट्री में लाई ही नहीं। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की आप रिपोर्ट देखें कि वर्ल्ड बैंक कहता है ग्लोबल इम्पोर्ट्स जो होती है ना वो 50% होती है हाईटेक गुड्स में। हाईटेक वो मतलब कि हाई टेक्नोलॉजी गुड्स में, तो हमारा शेयर उसमें 1% से भी कम है। तो फिर हाउ कैन और economy grow? How could our economy be put on a sustainable path? Innovative index देखें, इनोवेटिव इंडेक्स के आपकी मुल्क की इंडस्ट्री कितनी इनोवेटिव है, कितनी वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, कितने वो हाईटेक गुड्स लेकर आ रही है। 119 कंट्रीज का सर्वे हुआ था जिसमें से हमारी 105 पोजीशन आई है ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स। खुद ही अंदाजा कर लें कि वेयर डू वी स्टैंड। अब चौथा पॉइंट यहाँ पे देखें जी, लैक ऑफ लाइजन बिटवीन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे अब एक इस पॉइंट को समझने की जरूरत है कि हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है ना, क्योंकि मैं एक पाकिस्तान के वेल नाउंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे ये पॉइंट बेहतर तरीके से आइडिया भी है कि आई एम ग्रेजुएट ऑफ यूईटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो बात है कि जी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और इंडस्ट्रीज में लिंक नहीं है। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन दी जा रही है वो आगे इंडस्ट्रीज में कहीं यूज ही नहीं होती, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरी बात ये कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इतनी पुरानी जो है ना वो एजुकेशन दी जा रही है, कोई उसमें इनोवेशन नहीं है, कोई उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं सिखाई जाती, कोई उसमें जो ना वो कंपेटिटिवनेस की बात नहीं की जाती। तो मसला क्या होता है कि जब हमारे जो ना ग्रेजुएट्स बाहर निकलते हैं, डिग्रीज लेके बाहर निकलते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, they are incapable of getting a good and a handsome employment। बाहर तो छोड़ ही दो, अपने मुल्क में भी वो इस काबिल नहीं होते कि किसी अच्छी इंडस्ट्री में वो जॉब जो ना कर पाए, ठीक है।
तो अपना कंपैटिटिव इंडेक्स अगर हम देखें कि कितने हमारे स्टूडेंट्स कंपैटिटिव हैं, तो A141 कंट्रीज के सर्वे में से वी स्टैंड एट 110, ठीक है ना, 110वें नंबर पे हम आते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। अगर लाइजन हो, अगर लिंक हो, हायर एजुकेशन जाके इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करें, उनसे मीटिंग करें, उनसे पूछे भाई ये टेक्नोलॉजी मैं स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ, ये प्रोग्रामिंग में सिखा रहा हूँ, ये जो ना करिकुलम है, क्या ये इंडस्ट्री में यूज भी हो सकता है कि नहीं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी वजह से भी हमारी इंडस्ट्री में जो है ना वो फुकदान है, रिसर्च नहीं है। अगला देखिए जी, कंजम्पशन ओरिएंटेड ग्रोथ। इसमें ये ISI वर्सी OOD इसको बेशक काट भी दें, इसमें मैं आपको चलें बल्कि इसको समझ ही लेंगे। कंजम्पशन ओरिएंटेड ग्रोथ का मतलब क्या होता है जी, देखें हमारी जो इकोनॉमी है ना वो बेस करती है कंजम्पशन ओरिएंटेड ग्रोथ पे। मतलब क्या कि जो हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का पीरियड आता है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के पीरियड वो सस्टेनेबल पीरियड नहीं होता। मैंने बताया कि वी हैव रिपीटेड साइकिल ऑफ इकोनॉमिक बून एंड इकोनॉमिक बस्ट, कि 4-5 साल के लिए इकोनॉमी ग्रो करती है। नवाज शरीफ साहब का जो ना वो टाइम था जी, थोड़ा लोग कह रहे थे कि जी बहुत खुशहाली आ गई, ये हो गया वो हो गया, वो एक अनसस्टेनेबल वे था। इकोनॉमी ग्रो कर रही थी लेकिन कंजम्पशन ओरिएंटेड ग्रोथ थी। अब सवाल उठता है कि जी कंजम्पशन ओरिएंटेड ग्रोथ क्या है। कंजम्पशन ओरिएंटेड ग्रोथ का मतलब है कि आपके मुल्क में इन्फ्लेशन कम होती है, प्राइसेस जो है ना वो कम हो जाती हैं, ठीक है ना, कर्जा आप बाहर से लेकर आते हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, आपकी ट्रेड डेफिसिट कम हो जाता है, आपका जो है ना वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना कम हो जाता है, फिस्कल डेफिसिट कम हो जाता है, बाहर से जो एड आ गई, बाहर से जो है ना वो डॉलर्स आ गए, बाहर से जो है ना डॉलर्स आ गए, प्राइसेस आपने कम कर दी, आर्टिफिशियली इन्फ्लेशन आपने कम कर दी। लोग जब देखते हैं कि जी प्रोडक्ट्स सस्ते हो गए हैं, फिर उसकी जो है ना कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक 10,000 कमाने वाला इंसान है, वो अगर ग्रोसरी करने पहले जाता था तो जी पहले वो ग्रोसरी करता था ना लेट से 5,000 की। अब क्या हुआ, अब वो उन्हीं 5,000 में बहुत ज्यादा चीजें जो है ना खरीद लेगा, क्योंकि उनकी प्राइसेस जो कम हो गई, ठीक है ना, प्राइसेस कम होगी तो कंजम्पशन ज्यादा होगी, कंजम्पशन ज्यादा होगी तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी जी, आप कहते हो आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी। दैट इज नॉट अ स्टेबल पाथ। वो एक कंजम्पशन ओरिएंटेड ग्रोथ है कि सिर्फ आपकी प्राइसेस कम हुई, कुछ वक्त के लिए आपने वक्ती तौर पे अपनी कीमतें कम की। अब देखिए ना, इमरान खान को लोग जो ना बात करते हैं कि जी आके बहुत ज्यादा महंगाई कर दी, नवाज शरीफ ने तो बहुत कम महंगाई, वो बहुत कम महंगाई जो ना वो करके गया था, तो वो एक नॉन सस्टेनेबल वे था। भाई वो ISI वर्सेस OOD नहीं था, वो आपने कंजम्पशन ओरिएंटेड ग्रोथ की थी, कीमतें आपने कम की थी, बाहर से आप एड लेकर आए थे, बाहर से आप जो ना वो कर्जे लेकर आए थे, जो है ना कर्जे जब आपके मुल्क में आए, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, आपने कीमतें कम कर दी, इन्फ्लेशन कम हो गई, इन्फ्लेशन कम हुई तो क्या हुआ जी, आपकी कंजम्पशन ज्यादा हो गई, एग्जाम्पल मैंने दे दिया, कंजम्पशन ज्यादा हो गई तो क्या हुआ, आपकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो गई, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी जी, आपने कहा कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो गई है, जबकि वो एक नॉन सस्टेनेबल पाथ था। अब होता क्या है इसमें जी, होना चाहिए जो हमारी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, उसको हमें आउटवर्ड ओरिएंटेड डेवलपमेंट करनी चाहिए। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है पाकिस्तान वाज क्लेम्ड एज एशियन टाइगर। ये अकबर एस जैदी की बुक से आप ये कोट करें एज इट, ये अकबर एस जैदी की बुक है, द इश्यूज ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, रिकमेंडेड बुक है, बहुत जबरदस्त बुक है इकोनॉमी के लिए, बहुत वो लंबी बुक है, ठीक है ना, बहुत लंबी बुक है, इसको उसमें से हमने एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं रेफरेंसेस, तो ये रेफरेंस आप कोट करें। द इश्यूज ऑफ पाकिस्तान वाज क्लेम्ड एज एशियन टाइगर एंड वाज कंपेयर्ड इन development with USA just because Pakistan adopted while to import substitution industrialization। import substitution industrialization का मतलब है कि imports को substitute करते जाओ, जो बाहर से पहले प्रोडक्ट आपका आता था उसको अपने मुल्क में ही ना वो बनाना स्टार्ट कर दो, import substitute हो गई ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटी सी, कि अगर मैं कहता हूँ कि जी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने मुल्क में ही उन इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री लगा लूंगा, फिर मुझे बाहर से उनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी, सब्सटीट्यूशन हो गई ना। ये 1960s में हमारा इकोनॉमिक मॉडल था जिसको हमने बाद में सस्टेन नहीं किया। However, the transition from ISI to outward oriented development, अब देखें पहला स्टेप है आपका जी ISI, जो चीजें बाहर से मंगवा रहे हो उनको सब्सटीट्यूट कर दो इंपोर्ट्स के साथ।
ठीक है, कि जो चीजें we were talking about first of all we have to do और import substitution कि ISI अपनी इकोनॉमी के अंदर इम्प्लीमेंट करो, चीजें बाहर से मंगाते हो इनको सब्स्टिट्यूट कर दो अपनी होम इंडस्ट्री से, अपनी इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर दो। फिर अकबर एस जैदी कहते हैं अपनी किताब में कि ISI पे रुक नहीं जाना, ISI से फिर आपने OOD पे जाना है कि आउटवर्ड ओरिएंटेड डेवलपमेंट। मतलब क्या है कि ISI जब आपकी स्टेबल हो गई है ना, फिर आपकी जो है ना वो गुड्स जो है, फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपने एसी जो है ना, पहले हम अगर मंगवाते हैं जी, लेट से जो ना वो यूएस से, एग्जांपल के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, यूएस से एसी मंगवाते हैं, मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा जी हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, एसी हमने घर में वो अपने मुल्क में बनाना स्टार्ट कर दिए। फिर मुल्क में बना के जब स्टेबल हो गए ना, तो अब हम जाते हैं OOD की तरफ, आउटवर्ड ओरिएंटेड डेवलपमेंट की तरफ। आउटवर्ड ओरिएंटेड डेवलपमेंट से मतलब कि अब उनको जो घर में लगाना स्टार्ट किया था ना, घर में बनाना स्टार्ट किए थे एसी, अब वो इतने स्टेबल हो गए कि उनको बाहर बेचना शुरू कर दो, उनको अब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो, दूसरे मुल्कों को देना शुरू कर दो। ठीक है, ये वो बातें हैं कि जो इकोनॉमी के लिए बहुत रेलिवेंट है। अगर ऐसी चीजें आप वहां पे लिख आती है ना, तो आई कैन एश्योर यू एटलीस्ट 16-17 मार्क्स। ठीक है, लिख के आनी है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिसने फिर नहीं लिख के आनी, जिसको नहीं समझ आती, वो फिर जो है ना सिंपल लिखा है और जो है ना जनरल लिखा है, फिर जो है ना वो 8, 9, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर इस तरह से करवा रहे हैं आपको, तो इस तरह से ही जो है ना करो इसको। ठीक है, इस तरह से कोई भी नहीं आपको जो है ना वो कराएगा, किसी एकेडमी में भी नहीं जो है ना कराया जाएगा, लेकिन आपको जब कराया जा रहा है तो डू दैट। ठीक है, बार बार ये बात करने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को नहीं आइडिया कि ये लेक्चर एक बनने के पीछे मेरी और खतीजा की कितनी मेहनत है। ठीक है, तो आप लोग हमारी मेहनत को प्रॉपर तरीके से यूज करो, उसको जो है ना प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करो, इसको तैयार करो। ठीक है, कुछ बच्चे जो करते भी हैं बहुत अच्छा जो है ना करते हैं, उनका काम देख के जो है ना खुशी भी होती है। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं जी आगे। हेडविंग्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर में सबसे पहले जी वाटर शॉर्टेज है और ड्रेनेज हमारी उस तरह से प्रॉपर नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक अगर हम देखें तो जो हमारा क्रॉप सेक्टर है उसने नेगेटिव ग्रोथ शो की है 4.4%। क्यों? देखिए, अब हमारा जो मेजर हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो जब होती है ना क्रॉप्स की हैं, फ्रूट्स की हैं, चावलों की हैं, वेजिटेबल्स की हैं, और जब आपके पास पानी ही नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, तो फिर क्या होगा? इकोनॉमी आपकी कोलैप्स कर जाएगी। वाटर क्राइसिस में भी आप ये वाला जो ना आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव ग्रोथ हुई है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान इज द 4th मोस्ट वाटर स्कार्स कंट्री एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम वार्न्स ऑफ एब्सोल्यूट वाटर शॉर्टेज बाय 2025। थोड़ा सा मैं आपको ना थोड़ा सा पास्ट की तरफ लेकर जाऊं ना, तो इंडस रिवर पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया जब था ना, जब सब कॉन्टिनेंट था, जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुए थे और हिंदुस्तान था, उस टाइम बात की जाती थी कि हिंदुस्तान का जीडीपी जो है ना वो दरियाए सिंध पे जो ना वो डिपेंडेंट है, इंडस रिवर पे जो ना वो डिपेंडेंट है। तो उस टाइम भी ये बात की जाती थी। अब हमने तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की ही नहीं ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने की ही नहीं, पूरा का पूरा हम एग्रीकल्चर पे जो ना वो डिपेंड करते हैं अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए। तो क्या मसला होगा जी अगर आपका इंडस्ट्रियल सूख है, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। एक्सपोर्ट्स आपकी जो है ना, क्या एक्सपोर्ट जो है ना वो करोगे? हाईटेक तो कोई आपके पास है नहीं, 1% से कम आपकी जो है ना वो है। ठीक है ना, सर्विसेज जो होती हैं वो भी जो है ना आपके ऑल उसमें जीडीपी में 60% कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन हम देखें, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात जो ना करें, तो हम जीडीपी में ना हम डोमेस्टिकली देखते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। डोमेस्टिकली हम देखें तो सर्विसेज की कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, लेकिन जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर की होती हैं। ठीक है ना, चावल जाते हैं आपके बाहर जो ना यूरोपियन यूनियन में आपके जो ना वो चावल जाते हैं, दूसरे मुल्कों में आपके लाइक यूएस और यूके में आपके जो ना वो कॉटन जाती है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें सारी की सारी आपकी डिपेंड करती हैं किस पे? आपकी एग्रीकल्चर पे, आपके वाटर पे। वाटर को सेव करने के लिए कोई डैम ही नहीं बनाया आप लोगों ने। व्हाट यू हैव डन सो फॉर, 2 डैम बना के यूब के दौर में ना तरबेला और मंगला जो ना वो हाथ पे हाथ रख के आप बैठ गए हो। उनकी भी जो ना कैपेसिटी दिन ब दिन जो ना कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये वाटर शॉर्टेज में यू कैन यूज ऑल ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स। हम बात कर रहे थे पेपर पैटर्न की, जो ना पेपर पैटर्न पे मैं ये लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आया था, तो जी देख लें कि रेफरेंसेस, फैक्ट्स, फिगर्स
कोटेशन सारा का सारा आपने ब्लैक इंक से लिखना है। मोस्ट ऑफ यू नो दिस ऑलरेडी। ठीक है, अगला जी क्लाइमेट चेंज एंड नेगेटिव ग्रोथ ऑफ कैश क्रॉप्स। अब जो कॉटन है ना हमारी, वो हमारी कैश क्रॉप है, लेकिन क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान को मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज कहते हैं ना। तो हम देखें हाँ जरा, इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 के मुताबिक क्लाइमेट चेंज पोजेस अ सीरियस चैलेंज टू एग्रीकल्चर। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके रेनफॉल पैटर्न जो है ना वो डिस्टर्ब हो गए हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ना लोकस आ रहे हैं, लोकस वाला जो मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट्री भेजी थी, मेरा ख्याल है जिन बच्चों ने देखी होगी वो इस चीज को बेहतर समझेंगे कि लोकस का जो अटैक अभी सिंध वाली साइड पे और साउदर्न पंजाब वाली साइड पे हुआ है, उसका एक वन ऑफ द मेजर रीजन इज क्लाइमेट चेंज। लोकस आ गए हैं, वो आपकी फसलें, आपका फूड, आपकी क्रॉप्स खाते जा रहे हैं, उनको खत्म करते जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा? उससे फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी। आप लोग, हम लोग तो वो हैं जो कि एक्सपोर्ट ही जो है ना ये फूड गुड्स और ये सब कुछ जो है ना करते हो, तो क्या होगा? फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी। देखो ना, ये कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया है कि 1/3 हमारी कॉटन हार्वेस्ट जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो गई है ड्यू टू हैवी स्पेल्स, सॉरी ड्राई स्पेल्स एंड हैवी रेनफॉल्स। क्लाइमेट चेंज की वजह से मैंने बताया कि रेनफॉल पैटर्न चेंज हो गए हैं। जो आपके मौसम है, जो आपका पहले गर्मी का मौसम था वो भी एक्सट्रीम हो गया है, सर्दी का मौसम भी एक्सट्रीम हो गया। इस एक्सट्रीमनेस की वजह से हमारी जो कैश क्रॉप कॉटन थी दैट हैज बीन बैडली इंपैक्टेड। ठीक है, अगला देखिए जी, पाकिस्तान गिनर एसोसिएशन ने क्या कहा है कि कॉटन की प्रोडक्शन बी फेल बाय 20% टू 8.6 मिलियन बेल्स। ठीक है ना, पहले हमारी कॉटन की प्रोडक्शन पिछले साल सेम दिनों में थी 10.7 मिलियन बेल्स, जिसमें से हम एक्सपोर्ट भी जो ना करते थे और अपना होम इंडस्ट्री में भी यूज जो ना करते थे, कपड़े वगैरह जो ना वो बनाने के लिए। सब कुछ जो ना कॉटन से जो ना वो बनता है ना। तो समटाइम्स हम कपड़ा उसको बना के जो ना वो कॉटन को जो ना कपड़े में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं। समटाइम्स वी डू आल्सो एक्सपोर्ट सेमी फर्निश गुड, लाइक कॉटन की बेल्स एक्सपोर्ट करती हैं। जब आपका 10.7 मिलियन से 8.6 मिलियन एक साल में जो ना वो रिड्यूस हो गया है, ऑलमोस्ट 2 मिलियन बेल्स कम हो गई हैं, तो हाउ कैन यू नॉट से कि क्लाइमेट चेंज बुरी तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है? अब देखिए, ये आर्गुमेंट आपका वाटर क्राइसिस में यूज होगा, ये आर्गुमेंट आपका क्लाइमेट चेंज में यूज होगा, ये आर्गुमेंट आपका ग्लोबल वार्मिंग जगह जगह यूज हो जाएगा। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं जी, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ वीट। वीट भी देखिए जी 25.5 मिलियन टन से हमारी वो एनुअल प्रोडक्शन जो है वो 12.5 मिलियन टन रह गई है, जबकि डिमांड हमारी 26 मिलियन टन है। यहाँ बात करने का मकसद ये है कि हमारा सप्लाई और डिमांड में थोड़ा सा जो ना वो मार्जिन है, सिर्फ कि थोड़ी सी वीट आपने मतलब एक्सपोर्ट की तो आपके मुल्क में खुद वीट क्राइसिस आ जाएंगे। जो भी वीट क्राइसिस आए थे उसका भी एक मेजर आर्गुमेंट ये है, ठीक है ना, कि आपके मुल्क में पहले ही जो ना सप्लाई और डिमांड का जो ना बहुत कम मार्जिन था, ऊपर से आपने एक्सपोर्ट भी जो ना कर दी थी। अगर आप एक्सपोर्ट ना जो है ना वो करते तो आपके जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो स्टेबिलिटी ना आती। ठीक है, तो ये सब कुछ इकोनॉमी में आपने कोट करना है। एक मिनट। एक मिनट जी, आई थिंक कोई स्क्रीन शेयरिंग का इशू यहाँ पे बन रहा है। लेट मी जस्ट रिजॉल्व दैट, देन आई विल गेट बैक टू यू। Okay, so that's all about the climate change and its impact on our economy. So our next point you can see is lack of mechanization. ये जो point है ये हमारा इसमें ये है कि जी main constraint in increasing agricultural productivity also include non-availability of quality tractors, agricultural machinery at the right time at the affordable prices. इसमें अब क्या बात हो रही है कि जी एग्रीकल्चर में भी हमारी कोई मैकेनाइजेशन नहीं है, कोई फैसिलिटीज, कोई रिसर्च, कोई इम्पोर्टेंट जो है ना वो मशीनरी का यूज हमने एग्रीकल्चर में नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी यील्ड भी कम है। दूसरे मुल्कों की तरफ हम देखें तो जो यूएसए की तरफ ही देख लें, वो वहां पे एग्रीकल्चर में भी इतनी इनोवेशन हैं कि हमारी सोच है।
जबकि हमने कोई इनोवेशन एग्रीकल्चर में भी नहीं की, ये इकोनॉमिक सर्वे से मैंने कोट किया है, ठीक है। इसी तरह फर्टिलाइजर ऑफ टेक का मतलब देखिए जरा, fertilizer is the most important input, contributing to 30 to 40% of crop yield. Its share in cost of production is a major production of major crops is around 10 to 15%. कि हमारा जो fertilizers हैं वो भी cheap fertilizers हमें easily available नहीं है. Fertilizers भी हम लोग import करते हैं, जो होम में हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चर होते हैं वो उस क्वालिटी के ही नहीं है, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजर हमारा जो टेक ऑफ है वो भी एक्सपेंसिव जो ना वो कर देता है हमारे क्रॉप मेकिंग प्रोसेस को। जब क्रॉप मेकिंग प्रोसेस एक्सपेंसिव हो गया है तो ऑब्वियसली क्रॉप्स इन इटसेल्फ जो ना एक्सपेंसिव हो जाएंगी, उसकी वजह से लोग उस तरह से उसको खरीद नहीं पाएंगे। जब वो फॉरेन मार्केट में जाएंगी, जाहिर है उनकी प्राइसेस ज्यादा होंगी तो वो कंपेटिटिव भी नहीं रहेंगी, ठीक हो गया। दैट वाज ऑल अबाउट मैकेनाइजेशन। एक मिनट, ये कुछ So that was all about lack of mechanization and reduced fertilizer takeoff. Our next point here is low quality seeds and inefficient. So now what we are going to talk about is the quality of seeds. अब क्वालिटी ऑफ सीड्स और आपकी ये जो फर्टिलाइजर्स, ये सब जो सारी चीजें हैं ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी में। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जी पेस्टिसाइड कंट्रोल ही कुछ नहीं है। लोकस आपके मुल्क में आ गए हैं तो आपके पास इतना अपरेटस ही अवेलेबल नहीं है कि आप कोई प्रॉपर पेस्टिसाइड कंट्रोल करके उनको खत्म जाना वो कर सको। इतना कंट्रोल नहीं है हमारे मुल्क में, ठीक है ना। और जो सीड्स हैं वो भी कोई इतनी ज्यादा क्वालिटी सीड्स नहीं है। इस सब से क्या होता है कि जी सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारी कैश क्रॉप्स पे, हमारी माइनर क्रॉप्स पे, और उन सब क्रॉप्स पे, उन सब एग्रीकल्चर की चीजों पे विच कंट्रीब्यूट टू द सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट आगे से है जी हमारा हेडविंग्स ऑफ सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर की अगर हम बात करें, सर्विसेज सेक्टर में सबसे पहला है जी लिमिटेड ट्रेड रिलेशन। हमारे जो ट्रेड रिलेशन है दूसरे मुल्कों के साथ वो इतने एफिशिएंट, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर हम देखें द फर्स्ट हेडविंग और द फर्स्ट चैलेंज इन और सर्विसेज सेक्टर that contributes a lot to our GDP, that is our limited trade relations. हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो इतने ज्यादा हैं ही नहीं। देखिए हाँ, ये जरा रिपोर्ट देखें हैं, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टू साउथ एशियन नेबर्स ड्रॉप 14% टू 2.672 बिलियन। कि जो हमारे साउथ एशियन नेबर्स ही है ना, उनको ही हमारी एक्सपोर्ट्स देखो सिर्फ 2.672 बिलियन की है। अगर मैं आप लोग को एक बात बताऊं ना, यहाँ पे इंडिया की जो सिर्फ ब्राजील के साथ ट्रेड है ना, दैट इज $6 बिलियन। शायद मैंने कहीं मेंशन भी किया हो। मैं इसको रीड कर रहा था कि इंडिया की सिर्फ ब्राजील एक साउथ अमेरिकन कंट्री के साथ उसकी ट्रेड $6 बिलियन की है, जबकि हम पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से देखें ना तो हमारी $2 बिलियन की भी नहीं, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। तो देखें हमारे कितने लिमिटेड ट्रेड रिलेशन है। हमारे ट्रेड रिलेशन है ही सिर्फ 12-13 मुल्कों के साथ है, और उन मुल्कों के साथ है जहां पर हमारी एक्सपोर्ट जाए या ना जाए कोई इतना प्रॉब्लम भी नहीं होता। मतलब यूएसए को आपकी एक्सपोर्ट्स की जरूरत है या यूके को आपकी एक्सपोर्ट्स की जरूरत है, अगर ना भी वहां पे जाएं तो दे आर सेल्फ सस्टेनेबल। हमने जो वो है ना फ्लूइड मार्केट्स हैं जो सस्टेनेबल हमारी गुड्स को एक सस्टेनेबल मार्केट प्रोवाइड कर सकती हैं, लाइक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उनके साथ हमारे ट्रेड रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग हैं ही नहीं, ठीक हो गया। दूसरा देखिए जी, सर्विसेज सेक्टर में एक बड़ी अहम चीज होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके मुल्क में हो, कनेक्टिविटी हो आपके मुल्क में, इस तरह के इश्यूज ना हो। देखिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बाहर से कोई जो ना ट्रेवलर आता है, वो अगर उसने ना यहाँ से ना वो गवादर घूमने जाना है, बीच में उसको रोड्स के इश्यूज आ रहे हैं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है आपके पास, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उसको ना सर्विस देने के लिए, तो हाउ यू विल प्रोवाइड हिम द गुड सर्विसेज। वो पाकिस्तान का बैड इमेज लेकर जाएगा, ठीक है। डोमेस्टिकली मैं अगर इसकी बात करूं तो देखिए अगर हम लोगों ने घूमने फिरने कहीं जाना हो, देखिए मैं सिर्फ सर्विस सेक्टर के एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, एग्जांपल देने के लिए। यही समझ के नहीं बैठ जाना कि सिर्फ जो ट्रांसपोर्ट, होटलिंग, ये वो सर्विस होता है, ये एक बहुत ब्रॉड सेक्टर है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मैं डोमेस्टिकली बात कर रहा था कि अगर हम लोगों ने कहीं घूमने फिरने जाना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम में से शायद कोई भी जो ना आज तक जो ना गवादर नहीं होना गया। क्यों नहीं गया? कि वहाँ पे कनेक्टिविटी इश्यूज हैं। अब सीपैक से रिजॉल्व हो गए हैं, लेकिन पहले आज से कोई जो ना 10 साल पहले कनेक्टिविटी इश्यूज बहुत ज्यादा थे, सिक्योरिटी इश्यूज भी थे, कनेक्टिविटी इश्यूज भी थे। कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे, कोई होटल, कोई प्रॉपर मार्केट, कोई प्रॉपर इस तरह की चीजें भी नहीं थी। ठीक है, देखिए हमारी इकोनॉमी के लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट रीड करें। हाँ, ग्रोइंग इकोनॉमीज मस्ट सेव 30% ऑफ देयर जीडीपी एंड इन्वेस्ट इट बैक। कि आपके अपने जीडीपी जितना भी है उसका 30% सेव करो, फिर उसको वापस इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर लाओ, इन्वेस्ट करके इंडस्ट्रियलाइजेशन लाओ, इन्वेस्ट करके रोड्स लाओ, इन्वेस्ट करके उसकी जो है ना वो जो बाकी कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करो। लेकिन हमारा क्या है जी, हमारी इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 15% है, जो कि हमारी साउथ एशियन नेबर्स के मुताबिक भी सबसे कम। इतनी इंडिया में भी नहीं है, इतनी बांग्लादेश में भी नहीं है। हम सबसे ज्यादा नीचे स्टैंड करते हैं। ठीक है, अब सर्विसेज सेक्टर में जी मैंने बताया कि एफएटीएफ एक बहुत बड़ा इशू है। एफएटीएफ जब आपने किया होगा करंट अफेयर्स में तो आपने देखा होगा एफएटीएफ से क्या हुआ है। पाकिस्तान की इमेज, इंटरनेशनल इमेज खराब हो गई है। हमारा इससे जो ना पता चला है कि जी अगर कोई फॉरेनर, देखें सर्विसेज सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर भी आता है, जो पैसे का लेन देन होता है ना, बाहर से अगर किसी ने पैसा भेजना है तो यहाँ पे हमें बैंक्स में जाना, वो रिसीव होता है, वो भी एक सर्विस है। ठीक है ना, वो भी एक सर्विस है, वो भी हमारे मुल्क के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो जो है ना वो बैंकिंग में प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, क्योंकि अब जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने पैसा भेजना होता है उनको ये कंसर्न्स होते हैं बाहर के बैंक्स को कि पाकिस्तान तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। अगर पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है तो जो डॉलर्स, जो फॉरेन करेंसी आप मुल्क में भेज रहे हो, क्या श्योरिटी है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं जाना वो यूज होगी, या वो टेरर फाइनेंसिंग में नहीं यूज होगी। ठीक है, इस तरह से बैंकिंग सर्विस जो है वो बैडली इंपैक्ट हुई है एफएटीएफ ग्रे लिस्टिंग की वजह से। एंड ये एक चैलेंज है सर्विस सेक्टर का, बहुत बड़ा चैलेंज। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नॉन कंप्लायंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए दो हेडिंग्स हैं, दोनों को मैंने मर्ज करके एक बना दिया। नॉन कंप्लायंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, आपकी जब गुड्स, आपकी जब सर्विसेज इंटरनेशनल मार्केट्स में जाती है ना, तो अगर आपने फॉरेन स्टैंडर्ड से उनको ना किया हुआ, आपकी वो फॉरेन स्टैंडर्ड जो एक सेट है उससे वो मैच ना करती हो, तो क्या होता है कि वो दूसरी स्टेट्स जो हैं वो उनको इतना एक्सेप्टेबल नहीं होते आपके गुड्स। ठीक है, हमारे मुल्क का ये भी एक मसला है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से उस तरह से कंप्लाई नहीं करते। ठीक है, पांचवा जी सबको पता है टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, ये भी पाकिस्तान कर्टिंग द अबाइस, ये मैंने इसका रेफरेंस यहाँ पे कोट किया हुआ है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट और इकोनॉमिक चैलेंजेस। ठीक है ना, अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने इसके अंदर कुछ डिफरेंट कोई डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज भी यूज की, डिफरेंट चीजें मैं लेकर आया, डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें होती है ना। अगर किसी को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, उसको वो समझ नहीं आ रही मेरे बार बार समझाने के बाद, पहले तो मुझसे पूछें, जो फिर भी समझ नहीं आती तो फिर आप जनरल भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अपने एक्सपीरियंस से चीजें सिखाना। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि इस तरह के क्वेश्चन में आउट ऑफ द बॉक्स चीजें लाओ। दूसरी बात ये मैं यहाँ पे करूंगा कि जी यहाँ पे मैंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन जो है ना वो बनाई है। इतना ये जितना कुछ मैंने स्लाइड्स में दिया हुआ है ना, इतना ही आप लिखने बैठो ना तो ये आपके 8 पेजेस सिर्फ चैलेंजेस से जो है ना वो भर जाने हैं। ठीक है ना, तो इस तरह इसको कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि मेरा मकसद है कि यहाँ से आप लोगों का ऐसे भी कवर हो जाए। इकोनॉमिक चैलेंजेस के जो आर्ग्यूमेंट्स है ना वो ऐसे के भी आपको मिल जाएं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मिल भी गए होंगे। बहुत ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स इसमें है। ये बेसिकली खतीजा और मैं चैनल लॉन्च करने वाले हैं अपना, उसके लिए हम लोग ये पास्ट पेपर्स की वीडियो सारी जो ना वो बना रहे हैं, वो मिल जाएंगी आप लोग भी अगले महीने तक। हमारा चैनल भी लॉन्च हो जाएगा, उसमें सारे जो पास्ट पेपर्स है ना ईयर बाय ईयर, उसका सोल्यूशन आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा सारे क्वेश्चन का। ठीक है, तो वो चैनल जब मैं लॉन्च करूंगा आप लोगों को बता दें कि हम वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो वीडियोस देख लीजिएगा। एनी हाउ, अभी हमारा इकोनॉमिक चैलेंजेस कवर हो गए। अब हम बात करते हैं कि जी हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द हेडविंग्स, द चैलेंजेस इनटू टेलविंग्स। टेलविंड्स की उसको हमने सॉल्यूशंस किस तरह से जो है देने हैं, हेडविंड्स को टेलविंड्स में कैसे जो है कन्वर्ट करना। ठीक हो गया, अब हम यहाँ पे रिकमेंडेशंस की बात करने लगे हैं। देखो रिकमेंडेशन तो बहुत आसान आसान है कि जो पिछले जो ना चैलेंजेस हैं उनको ऑपोजिट करते जाओ, वो आपकी रिकमेंडेशन बनती जाएंगी।
सबसे पहला जी यहाँ पे आएगा CPAC, द प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी एंड सेवियर ऑफ SMEs। इसमें बेहतर तो ये होता है कि जिस सीक्वेंस में आप लोग चैलेंजेस लेके जाना चले हो ना, उसी सीक्वेंस में आप लोग रिकमेंडेशंस दे दो, एक हार्मनी मेंटेन रहती है ना। भी दोस्तों को इतना ज्यादा मसला नहीं है, ये नहीं कि इस चीज के वो नंबर काट लेगा, लेकिन बेहतर रहता है। ठीक है, तो पहला मैंने सबसे पहले एनर्जी क्राइसिस की बात की थी, तो वहीं से मैंने पहली रिकमेंडेशन दे दी जी CPAC। हमारी अब देखें जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लगने हैं वो क्या है, उन्होंने SMEs को प्रमोट करना है। CPAC से एनर्जी भी जो है ना वो जाहिर प्रोड्यूस होनी है, थर जो है ना पावर प्लांट और एनर्जी के जो बाकी जो है ना वो CPAC के अंडर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, हाइड्रल हैं या थर्मल हैं, यू कैन कोट देम हियर। ठीक हो गया। अगला जी OOD अप्रोच लाओ इंडस्ट्रीज में। मैंने पहले बता दिया कि सबसे पहले ISI अप्रोच लाओ, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि जो प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट करते हो उनको अपने मुल्क में बनाना शुरू कर दो, ये होती है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ये मैं पहले बाहर से मंगवाता था, मैंने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया अपने होम प्रोडक्ट से। ठीक है, फिर ISI से मूव करो OOD की तरफ, आउटवर्ड ओरिएंटेड डेवलपमेंट। इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। वहां जहां पीछे बात की थी ना कंजम्पशन ओरिएंटेड ग्रोथ, कंजम्पशन ओरिएंटेड ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती कि जो मुल्क में कमाया जो ना मुल्क में ही जो ना वो जो ना खा लिया। सस्टेनेबल ग्रोथ होती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ, के दूसरे मुल्कों से अपने इकोनॉमिक रिलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि वो डिपेंडेंट हो जाए आप पे, उनको आपके प्रोडक्ट फॉलोइंग SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ पूरा अपना फोकस रखो, ताकि आपका क्लाइमेट चेंज जो है उसको प्रॉपर तरीके से आप कम्बाट कर सको और पानी को आप लोग सेव कर सको। ठीक है, तो SDGs का जिक्र यहाँ पे कर दें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पढ़े होंगे आप सबने, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। बूस्ट मैकेनाइजेशन, कि अपनी जो इंडस्ट्री की आपकी मैकेनाइजेशन और थिंग्स लाइक दैट हैं आपकी, बेशक वो फर्टिलाइजर्स की रिस्पेक्ट में है, वो एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन है, वो इंडस्ट्रियल मैकेनाइजेशन है, उस सबको बेहतर बनाओ। ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज, प्रोड्यूस क्वालिटी सीड एंड इफेक्टिव पेस्टिसाइड्स। ये जो पेस्टिसाइड कंट्रोल होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उन इकोनॉमीज के लिए जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। अब देखिए ना क्या हो रहा है, जो है ना लोकस आगे हुए हैं आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में इस तरह का कोई मैकेनाइजेशन ही नहीं है, कोई प्रॉपर कंट्रोल, पेस्टिसाइड कंट्रोल ही नहीं है, आपकी क्रॉप्स जो है ना रुइन होती जा रही हैं। अल्टीमेटली क्या होगा कि इकोनॉमी बैडली इम्पैक्ट होगी, तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए। ठीक हो गया। मैकेनिकली इक्विप्ड एंड इनोवेटिव हायर एजुकेशन, हमने बात की कि देयर इज नो लाइजियन बिटवीन हायर एजुकेशन एंड इंडस्ट्रीज, तो वहां पे हमने बात की कि वो उसकी एक रीजन क्या है कि हमारी जो यूथ है वो टेक्निकली, उसका एक आउटकम सॉरी क्या है लाइजियन का, कि टेक्निकली इक्विप्ड हमारी यूथ नहीं होती। ठीक है ना, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो ओल्ड डेटेड करिकुलम की बेसिस पे उनको एजुकेशन दे रहे हैं, उसको भी ओवरकम करो। कैसे ओवरकम करो? टेक्निकली इक्विप्ड एंड इनोवेटिव हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लेके आओ, एक प्रॉपर लिंक हो इंडस्ट्री में और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। इंडस्ट्रीज में वो चीज सिखाई जाए, सॉरी हायर एजुकेशन में वो चीज सिखाई जाए जो आगे से जाके इंडस्ट्रीज में यूज होनी है, ताकि अपनी यूथ को आप एम्प्लॉयमेंट भी दो, उनकी दोनों टैलेंट को, उनकी स्किल्स को आप क्या करो, उनके स्किल्स को आप मुल्क में ही यूज करो। ठीक है, ये मोनो मोनोस्कूरी ऑफ जापान जो यहाँ पे लिखी है, मोनोस्कूरी ऑफ जापान, ये सिर्फ केस ऑफ जापान है, जापान ने ये किया था। ठीक है, अभी ना करेगा कि इस बच्चे ने क्या लिखा हुआ है, ये सिंपली एक जापान की हमने केस स्टडी की बात की हुई है कि जापान ने किस तरह उसको जो टेक्निकली इक्विप किया और किस तरह से अपने इकोनॉमिक कैओस को खत्म किया। ठीक है, ये सिर्फ वो है। तो इस तरह की, इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि अट्रैक्टिव हेडिंग्स लिखो। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी, फोकस ऑन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड अचीविंग इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। अब देखिए जरा, ये फिर दोबारा से वही बात है कि इसके अंदर कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट ऐसी चीज नहीं है कि जो आप लोग समझ ही ना आए।
इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का मतलब है कि दूसरे मुल्कों के साथ इकोनॉमिक इंडल्ज हो। हमारी फॉरेन पॉलिसी का कुछ फ्लो है, हमारे जितने भी रिलेशन होते हैं ना वो हमारे सिक्योरिटी बेसिस पे रिलेशन होते हैं कि दूसरे मुल्कों से हमें डिस्टॉर्शन आना स्टार्ट हो गई है। Can anybody tell me, is it any better? Mm. Sir, We were talking about economic diplomacy and achieving economic sovereignty. बात कर रहे थे कि जब फॉरेन पॉलिसी में भी आप आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा सिक्योरिटी सर आवाज कट रही है ओरिएंटेड। सर आवाज कट रही है। मुल्क में हमें डिफेंस में कोई बेनिफिट मिलता है ना, हम उस मुल्क के साथ रिलेशन, हमने आज तक ये चीजें की हैं अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स में सोचें हो रही हो। ओके ओके ओके, so we have to have we are ought to expand our economic trade relations. We are ought to have more assertive foreign policy in economic sense. So this is the time we move from a more security oriented foreign policy toward a more economics oriented foreign policy. In the second point in the heading number 7, as you can see, is achieving economic sovereignty. जब तक भाई हम लोग दूसरों से कर्जे लेते रहेंगे ना, दूसरों का जो ना लोन, दूसरों के जो ना वो डॉलर्स हमारे मुल्क में आते रहेंगे और हमारी अपनी इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि हम अपने फैसले ऑन और ऑन कर सके, तब तक हमारी इकोनॉमिक सोवरेनिटी नहीं होगी। अभी देखिए ना, अभी कोलालमपुर समिट को भी यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं। सऊदी अरब से जो एड हमें आई थी, जो हमें जो ना वो ऑयल आया था जिसकी हमने जो ना पेमेंट उस तरह से जो ना फौरन नहीं की थी, वो भी इस चीज़ का सबूत है कि जी सऊदी अरब ने बाद में हमारे जो ना फैसले को इन्फ्लुएंस किया और हम कोलालमपुर समिट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। हम इकोनॉमिकली भी सोवरन नहीं हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथन योर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जिसका मतलब है अपनी ट्रेड रिलेशंस बढ़ाओ, अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ जाओ, मोर डायनामिक मार्केट्स की तरफ जाओ, उन मार्केट्स की तरफ जाओ जहां पे तुम लोग के प्रोडक्ट्स की डिमांड है, ठीक है। तो अफ्रीकन मार्केट्स एक्सप्लोर करो, सेंट्रल एशियन मार्केट्स एक्सप्लोर करो, अपने प्रोडक्ट्स को जो है ना सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज और साउथ अमेरिकन कंट्रीज की तरफ लेकर जाओ। इन दिस वे यू वुड बी हैविंग मोर एंड मोर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। इसके बाद क्या करो जी, इस सब को करते हुए ISI और OOD इंप्लीमेंट करके इकोनॉमिक सॉवरेनिटी अचीव कर लो, ठीक है। फाइट FATF एंड मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। FATF पे तो मैं नहीं जाऊंगा, वो जब FATF का लेक्चर हुआ होगा उसमें डिटेल में पढ़ लिया होगा कि हाउ वी आर गोइंग टू overcome the challenge of financial action task force grey listing in which currently Pakistan has been crippled. तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है कि जब आपकी जो वो गुड्स होती है ना, देखो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे जो ना दूंगा, अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले एक इशू चल रहा था कि जी इंडिया हमसे सॉल्ट खरीदता है। इंडिया सॉल्ट खरीदने के बाद क्या करता है, इंडिया उनकी पैकिंग वगैरह जो ना करता है और उनको यूरोपीय यूनियन में महंगे दामों बेच देता है। क्या करता है कि इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट कर लेता है ना, इंडिया रॉ सॉल्ट नहीं बेच रहा होता कि अपने वो जो है ना वो पैकेटों में डाल के सेमी फर्निश गुड, सेमी एंडेड गुड आप बेच दो उसको। थोड़ा सा अगर आप देखो, हमारे एग्रीकल्चर का भी ये एक बहुत बड़ा इशू है। एक और मैं आपको एग्जांपल यहाँ देता हूँ, मेरे ज़हन में आ गई है। यूरोपीय यूनियन में ना हम बहुत कम देते हैं, और जो थाईलैंड है ना वो थाई राइस बेचता है यूरोपीय यूनियन में, उसकी क्वालिटी, जो थाईलैंड की राइस है उसकी क्वालिटी हमसे लो है, लेकिन वो फिर भी स्टिल ज्यादा महंगे वहां पे क्यों बिक रहे होते हैं? क्योंकि देखिए जो एंड प्रोडक्ट होता है ना, कि आपने अपना जो बाद में पैकिंग वगैरह की है, आपने जो उसका एंड गुड तैयार किया है, उसके ऊपर आपने स्टैंप कर दिया है कि जी मैंने ISO स्टैंडर्ड्स को जो है मीट किया हुआ है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है ना। तो वो जब स्टैंडर्ड को आपने मीट किया होता है तो आपका जो वो गुड है वो कंपेटिटिव हो जाता है, लोगों का जो ट्रस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। कि जिन लोगों का एनवायरमेंटल साइंस होगा ना बाद में, उनको मैं पढ़ाऊंगा कि इंटरनेशनल
स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। तो आईएसओ एक स्टैंडर्ड है उनमें से। तो आईएसओ के भी आगे से बहुत सारे आर्गुमेंट्स जो है ना, वो बासमती राइस का आर्गुमेंट दिया, इंडिया के सॉल्ट वाला आर्गुमेंट दिया, वो सबका सॉल्ट लेके उसको बाहर महंगा बेच रहा है, कोई रीजन तो होगी ना, ठीक है ना। तो सेमी एंड गुड जो होता है, आपका जो एंड प्रोडक्ट होता है, सेमी क्या गया, जो आपका एंड प्रोडक्ट होता है, मतलब आपने उसको किस तरह से पैक किया है, आपने उसको किस तरह से उसकी लेबलिंग की है, आपने इसके ऊपर मेंशन किया है कि नहीं कि आप कोई स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। अगर तो वो सब कुछ आपने इसके ऊपर मेंशन कर दिया है, तो आपके प्रोडक्ट जो है वो कंपैटिटिव हो जाते हैं। पाकिस्तान का मसला ही ये है कि हमारे सेमी फिनिश्ड गुड होते हैं। अगर राइस भी हमने भेजने हैं तो हम प्रॉपर तरीके से उनको एंड गुड प्रॉपर तैयार नहीं करते, हम उनको अच्छी तरह से पैक भी नहीं करते, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मैट्रिक करता है इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। कम्बैट टेररिज्म एंड इम्प्रूव ईओबीडीआई। ईओबीडीआई होता है जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जब आपका अच्छा होता है ना, वो ये चीज शो करता है कि आपके मुल्क में कारोबार करना आसान है। मैंने इसकी बहुत एग्जांपल है, मैंने एक से पहले आपको एग्जांपल दी इंटरेस्ट रेट की, कि अगर आपके मुल्क में बोरोइंग ही बहुत मुश्किल है ना, बैंक 13% इंटरेस्ट ले रहे हैं आपके लोन पे, 13% सूद के साथ आप जितना पैसा लेते हो वापस करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क में कारोबार करना, बिजनेस करना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ ईओबीडीआई के जो ना इंडेक्सेस होते हैं, इसके जो ना इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें से मैंने आपको एक बताया और आपने एक को ही आगे करके ना पैराग्राफ की फॉर्म में जस्टिफाई कर देना, ठीक है। इसी तरह से एक और अगर मैं आपको बताऊं कि एनर्जी आपके मुल्क में जो ना सस्ती होनी चाहिए, एलएसएम को, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को आपको सस्ती एनर्जी प्रोवाइड करनी चाहिए, सब्सिडाइज्ड एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं हो तो वो भी इस चीज का सिंबल है कि आपके मुल्क में ईओबीडीआई जो है ना लो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स आपके मुल्क का लो है, आपके मुल्क में जो है ना वो कारोबार खोलना और कारोबार को चलाना आसान काम नहीं है। जब ईओबीडीआई लो होता है ना, तो फिर बाहर से भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती हैं आपके मुल्क में, ठीक है जी। लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, आई थिंक द स्क्रीन इज स्टिल नॉट बीइंग ऑपरेटेड, हाँ हो गया। सेटअप एग्रो टेक्निकल इंडस्ट्री के, अभी हमने पीछे बात की कि एग्रीकल्चर में उस तरह से इनोवेशंस, उस तरह से जो ना वो मैकेनाइजेशन नहीं हुई, ठीक है। जो हमारे फार्मिंग प्रोजेक्ट्स थे, हमारे जो छोटे फार्मर्स थे, उनको उस तरह से क्रेडिट फैसिलिटीज, उनको उस तरह से इंटरेस्ट फ्री लोन, उनको उस तरह से जो ना अवेयरनेस भी नहीं दी गई। देखिए क्लाइमेट चेंज कितना वो जो है ना इशू है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के बारे में जो छोटे जो ना वो जो ना किसान है आपके, जो कि खेतों में ऑपरेट करते हैं, उनको कोई ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं होती। अब जो है वो पेस्टिसाइड कंट्रोल कितना मेन हमारे उसका एग्रीकल्चर का जो ना प्रॉब्लम है, लेकिन जो अनएजुकेटेड फार्मर्स हैं, दे हैव नो अवेयरनेस अबाउट दैट, ठीक है। तो उनको अवेयर करो, ह्यूमन कैपिटल जो है आपका, उसको जो ना वो टेक्निकलिटीज लेके आओ, ठीक है ना। चाइना की केस स्टडी यहाँ पे मैंने सिर्फ छोटा सा लिखा हुआ है, आपने इसको डिटेल में चाइना की केस स्टडी करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है ना। एंड दैट्स इट टुडे। और इस साथ ठीक है, बस ये होगी कि स्क्रीन पे क्या हो रहा है। एनीहाउ इकोनॉमी को देखा और मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी को अपने क्वेश्चन किस तरह से अटेंड करना है। हमने इसे क्वेश्चन की फॉर्म में जो है ना इसकी बात की, क्वेश्चन की फॉर्म में इसमें जो है डिस्कस किया, स्पेक्टर आर्गुमेंटेशन का एक ऐसे भी हो जाना चाहिए। जब सही बात आएगी ना, तो सिर्फ इशू ऐसे तो वैसे खदीजा ने करवाने हर कि आपको सिर्फ असाइनमेंट दे के पाकिस्तान के जो ऐसे सर हैं आपकी आपको आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही। ठीक है, गोइंग टू